स्टूडेंट, मैं आपकी साइंस की टीचर मिस प्रज्ञा आपको 5th चैप्टर पढ़ा रही हूँ साइंस का। इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग केंद्रक पे पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 69 पे। केंद्रक क्या होता है समझ लीजिए। आगे मैं पढ़ती आ रही हूँ। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी ना बेटा। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हमें क्या दिखेगा? देखिए, आयोडीन का कार्य क्या होता है बताऊँ। आयोडीन जो स्टार्च की उपस्थिति में ब्लू हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? नहीं, समान रूप से नहीं होगी बेटा। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंग जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होंगे तथा कुछ कम। फिर आगे क्या है? कोशिका को बीच में ब्लंड हो जाता है। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफरानीन तथा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी प्रयोग करते हैं। हमें प्याज की कोशिका को देखा है। आओ अब हम अपने शरीर से भी ली शरीर की कोशिका की भी स्लाइड बनाते हैं बेटा। ठीक है, क्या होता है जो आपकी पतला सा क्या कहें, आपका कुछ स्लाइड्स ऐसी होती हैं। जो गाल होता है, गाल आपका चीक्स, उसके अंदर की पतली सी जो परत होती है उसकी, या लिप्स होता है उसके ऊपर जो पतली परत पड़ती है उसकी हम बनाते हैं स्लाइड्स। तो केंद्रक के चारों ओर जो ये देखिए क्रियाकलाप बेटा आप देख लीजिएगा कि टाइम नहीं है इतना। कल 30 को शायद आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी, तो इसलिए मैं आगे पढ़ा रही हूँ। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम पढ़ेंगे बाद में। केंद्रक से जो झिल्लियाँ हैं वो क्या है? वो आदान प्रदान करने के लिए। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर बेटा डीएनए उपस्थित होता है, जीन उपस्थित होता है। क्रोमोसोम्स एक धागानुमा रचना होती है जिसके ऊपर कहते हैं आपका दाने, छोटे छोटे दाने से उपस्थित है जिन्हें जीन कहते हैं। और इस जीन के अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन समझ रहे हो ना, जब एक से कई उत्पत्ति के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं, पड़ते हैं। पहले क्रोमोसोम सुखड़े हुए होते हैं, मतलब एक तरह से गुच्छे से बने होते हैं। पर जब आपका डिवीज़न होता है तो उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, छड़ाकार के हो जाते हैं और वो दो बंधे होते हैं, ऐसे करके लिपटे होते हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है माता पिता से डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति पर जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। समझ रहे हो बेटा, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यकताएं सूचना हो। यानी डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक। इसके अंदर क्या है? निर्माण की, कोशिका निर्माण की, और कोशिका किस तरह की होगी, संगठन कैसा होगा, उसकी सारी सूचनाएं डीएनए में उपस्थित हुई। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, क्रियात्मक खंड मैंने आपको बताया ना, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक उसके छोटे छोटे दाने से होते हैं, उसमें डीएनए पाए जाते हैं। तो जो डीएनए का जो क्रियात्मक यानी फंक्शनल जो चीज़ है वो क्या है? जीन, जो कि हमारे कैरेक्टर को हमसे और हमारी जनरेशन में आगे ले जाती है। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के, जो कोशिका विभाजित नहीं होती उसमें क्या है, ये क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचना के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई, केंद्रक ही तो डिवाइड होता जाता है। जैसे मैंने बताया अमीबा में, अमीबा क्या होगा, अमीबा जब टूटता है तो उसमें केंद्रक का पार्ट आ जाता है, फिर वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे बनते रहते हैं। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है कौन? केंद्रक। तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्धारित करता है। भाई, केंद्रक बना, केंद्रक से मतलब क्या हुआ, कोशिका बनी। जो डीएनए है जो वो क्या लेके गया, हमारे जेनेटिक्स जो है गुण वो लेके गया। तो हमारी जो कोशिकाएँ होंगी, जो हमारे ऑर्गन्स होंगे, किस तरह के होंगे, हम कैसे दिखेंगे, वो सब ये डीएनए निर्धारित करता है। और डीएनए किस में है? डीएनए कहाँ पे? क्रोमोसोम्स में, जो कि जीन
उसमें होती है स्पेशल चीज़ जो कि हमारे क्या करती है, आनुवंशिकता का कार्य करती है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, जिसे प्रिमिटिव कहेंगे। प्रिमिटिव मतलब जो इनिशियल स्टेज, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। बात समझ रहे हो? स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट, मैंने कहा ना प्रोकैरियोट या प्रिमिटिव। प्रोकैरियोट मतलब पूर्व, कैरियोट मतलब कैरियोन, केंद्रक, यानी जिसके अंदर जो केंद्रक है वो अनडेवलप्ड है। ठीक है। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसका देखिए 5.4 देखिए बेटा ये बन रहा है। ये थोड़ा सा ब्लंट हो रहा है, क्यों ब्लंट हो रहा है? अच्छा ये उड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए दिख रहा है, ये देखिए आपका प्रोकैरियोट यानी कि जिसके अंदर कोशिकाएं है, कोशिकाएं, ठीक। ये कोशिका भित्ति है, न्यूक्लियस के ऊपर झिल्ली नहीं है। ये राइबोसोम्स है, प्लाज्मा झिल्ली है, ये इसके फ्लैजिलाइन इनसे मूव करता है। प्रोकैरियोट कोशिका में और भी अन्य अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते हैं, ज़्यादा ना अंग होते हैं ना द्रव होते ज़्यादा होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किया जाते हैं। बात समझना, क्योंकि करता वही, जो कार्य हम कर रहे हैं वही प्रोकैरियोटिक करता है, पर उसके अंदर क्या होता है, डिफाइंड नहीं होती सर। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, जिसके अंदर वो बैक्टीरिया जिनके प्रकाश संश्लेष होते हैं, जो हरे रंग में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुष्टिका यानी थैले की तरह की संरचना के साथ होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड मतलब कि आपका एक अलग तरह से झिल्ली नुमा जो संरचना होती है उसमें होते हैं। तो देखो 52.5 में दे रखा है, 52.5। ये देखो बच्चों आपको पूरा डेवलप्ड दिख रहा है। ये यूकैरियोटिक सेल है, पादप कोशिका जिसके अंदर सारे टाइप के आपके उपस्थित हैं। ठीक है बेटा, इन सबको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जंतु और प्लांट सेल, देखिए जंतु सेल है, जंतु और प्लांट में देखिए अंदर होगा। जंतु में क्या है, जंतु में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जबकि प्लांट सेल में जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, और जबकि प्लांट में यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। अब आ जाइए, हम लोग बात करेंगे अब कोशिका द्रव की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कोशिका द्रव यानी जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, नाभिक के न्यूक्लियस के बाहर। जब हमें प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा, तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र देखा जो कोशिका झिल्ली से घुरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का, ठीक है, धब्बा, इसे कोशिका द्रव कहते हैं, मतलब बहुत हल्का दिख रहा है। प्लाज्मा झिल्ली के कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलकर जीव द्रव कहते हैं। दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, जीव द्रव, यानी कोशिका के द्रव को और केंद्रक के द्रव को। ठीक, अब देखिए इसमें मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए जो ग्रीन दिख रहा है हल्का हल्का, वो कोशिका द्रव है, और ये पिंक पर्पल सा दिख रहा है वो क्या है, आपका केंद्रक द्रव है। और इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, जीव द्रव, क्योंकि जीव में सारी जो प्रोसेस होती है इसी में होती है। कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पे भी झिल्ली होती है और अंगों पे भी। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, वायरस में किसी भी प्रकार झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह सजीव के शरीर में प्रविष्ट यानी कि घुस कर उसकी कोशिका का उपयोग नहीं कर लेता है, और उसकी कोशिका में घुसकर ये क्या करता है, बढ़ता चला जाता है। अब आ जाइए कोशिकांग।
कोशिकांग क्या है? प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। भाई देखो, ये देखो, आप दिख रहे हो, देखो इसकी अलग, ये अलग है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? कोई लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम की झिल्ली भी है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली भी है, ठीक है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया, खुदरी, सब तरह की, सब में झिल्लियाँ हैं। देखो प्लास्टिड में झिल्ली है, सब में झिल्ली है, प्लास्टिड इसमें नहीं पाया जाएगा, सॉरी, गोल्जी काय में भी झिल्ली है, चिकनी, उसमें सब में झिल्ली है। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, आगे आ गया कि प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है जिससे बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं जिसमें कोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं को भी क्या कहते हैं? उपचयी कोशिकाओं की बहुत आवश्यकता होती है। उपचयी यानी पचाने वाली, यानी खत्म करने वाली, कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अब आ जाइए अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो बेटा, इसमें मैं आपको दिखाऊं कहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रवी जालिका दिख रही है बेटा कहीं किसी को? ये देखिए, ये चिकनी है और एक खुदरी होगी, एक चिकनी होती है और एक खुदरी। देखिए खुदरी है, खुदरी मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, चिकनी जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो देखिए अब आ जाइए अंतर्द्रवी जालिका, झिल्ली युक्त नलिकाओं, झिल्ली युक्त ऐसे ऐसे करके पतली पतली सी झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिकाएं अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्द्रवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुदरी अंतर्द्रवी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा चिकनी अंतर्जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुदरी अंतर्जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। तो राइबोसोम का क्या कार्य है बेटा? प्रोटीन संश्लेषण। आरईआर यानी कि खुदरी तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय विक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और तथा केंद्रक के मध्य, देखो ये आप पे जुड़ी हुई होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ी होती हैं, ठीक है, के मध्य पदार्थों यानी मुख्य प्रोटीन में के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य, नलिका यानी क्या होता है? ट्यूब के रूप में कार्य करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं के लिए कोशिका द्रवी ढांचा का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतु हैं जिन्हें कोशिकीय की भी कहते हैं, अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ये यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण यानी कि जो आपका विष है यानी कि दवा जो हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर कुछ जो आपकी गलत चीज़ें उन्हें क्या करेगी, उनको सही करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के लिए इतना ही बेटा, कल गोल्जी का उपकरण से पढ़ेंगे।